हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो बेटा? तो देखो बेटा, हम आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में नीट पेपर सॉल्यूशन का डिस्कस कर रहे थे। उसके आगे का पेपर हम नीट पेपर 2018-19 के बारे में डिस्कस करेंगे। और 2018-19 में 2 बार पेपर हुआ था। एक पेपर मेन जो सभी स्टेट में हुआ था उड़ीसा को छोड़कर, और सेकंड जो हुआ था उड़ीसा में। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम उड़ीसा वाले पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम अभी मेन पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और उसके अंदर भी हम केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा आप ये ना सोचें कि हम केवल यहाँ पर आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं, हम आंसर के साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको भी क्लियर करेंगे। तो इससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो जाएगा, ताकि आपको इसके रिविजन में अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2 in 4 आइन। ध्यान रखना बेटा, पेंट 2 in 4 आइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, और पेंट 2 in 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। अब इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे हम यहाँ से। ये इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। ध्यान दे बेटा, इसका कॉमन नेम है विनाइल। इसको विनाइल बोलते हैं, और इसको विनाइल एसिटिलीन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि एसिटिलीन ग्रुप का है, और ये एलाइल और एसिटिलीन का पार्ट है, तो इसको हम एलाइल एसिटिलीन की फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तो बताओ अब इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो बताओ इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो पाई एक एक एक, तो 2 तो पाई यहाँ पर है, 1 पाई यहाँ पर है, तो टोटल 3 पाई है। तो वैसे तो इसका आंसर डायरेक्ट फर्स्ट हो गया, 3 पाई एक ही ऑप्शन में था। अगर सिग्मा काउंट करें तो सिग्मा कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 सिग्मा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्यूमीन है। क्या नाम है बेटा इसका, क्यूमीन बोलते हैं इसको। इसका रिएक्शन O2 के साथ कराया, ए बना, ए का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराया, फिनोल और एसीटोन बना। और सर ये इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। बेस्ट मेथड है ये इसके लिए, फिनोल के प्रिपरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनने वाला बाई प्रोडक्ट भी इसके साथ में यूजफुल होता है। क्या होता है, रिएक्शन कैसे होगा वो देखो। तो ये है क्यूमीन। इस क्यूमीन का रिएक्शन जब हम O2 के साथ करते हैं तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो CCOOH ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल में बनाकर ये बना देगा। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसका ये A बन गया। अब इसका हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे यहाँ से। तो जैसे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ये OH इस पे आ जाएगा, और ये कीटोन के रूप में अलग हो जाएगा। तो ये वाला ग्रुप तो कीटोन बन गया, और रिमेनिंग पार्ट आपका क्या बन जाएगा बेटा, फिनोल बन जाएगा। तो बताओ यहाँ पर A क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, जिसको हम क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बोलते हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर फॉलोइंग कन्वर्जेशन इज। आपको एक कन्वर्जेशन दे रखा है, इसके लिए बताना बेस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन सा है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, इससे डबल बॉन्ड बना है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये रिडक्शन है, और रिडक्शन में भी कौन सी एल्कीन बन रही है, सिस एल्कीन बन रही है। तो रिडक्शन के वाया सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब आपको बताना है कि इसे प्रोसेस कैसे होगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एल्काइन लिया है मैंने, नॉन टर्मिनल। इसका रिएक्शन किया है एक बार तो H2 Ni PD और PT के साथ। ये इसका क्या करेगा बेटा, कंप्लीट रिडक्शन करेगा, और कंप्लीट रिडक्शन होगा तो पहले डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन करेंगे नंबर 2, H2 PD BSO4 के साथ, जहाँ पर सल्फर
और हम क्विनोलाइन भी यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइजनस का काम करते हैं, तो ये पॉइजनस का काम करते हैं। और ये कंप्लीट नहीं बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल है पार्शियली हाइड्रोजीनेशन या पार्शली रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा एल्काइन से, और वो जो एल्कीन बनेगी वो एल्कीन कौन सी होगी बेटा, सिस, अर्थात ये सिन एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा एडिशन है यहाँ पर, सिन एडिशन है, इसलिए सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसी में एक और आता है आपका P2 कैटालिस्ट, और P2 कैटालिस्ट को बोलते हैं निकल बोराइड Na2B। ये भी आपके पार्शियली रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट यहाँ से भी जो एल्कीन बनेगा वो आपका सिस होगा, अर्थात ये भी सिन एडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट नंबर में अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर हम लेंगे सोडियम लिक्विड अमोनिया, इसको बोलते हैं ब्रिज रिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं हम ब्रिज रिडक्शन। और ब्रिज रिडक्शन जो है ये आपका सिन नहीं एंटी एडिशन है, और एंटी एडिशन है तो यहाँ पर कौन सी एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो देखो आपके यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड रिडक्शन हो रहा है और सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो Na+I ये तो रॉन्ग है क्योंकि ये तो ट्रांस बनाएगा। H2PDC क्विनोलाइन बिल्कुल राइट, ये लिंडे रिएजेंट है। जिंक HCl से ये रिएक्शन नहीं होगा, और Hg2 वाले से तो किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये लास्ट वाला तो मैं बता दूं क्योंकि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पर ये करेंगे तो अल्कोहल क्या टोटोमेरिन के वाया यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो इस क्वेश्चन का बेटर आंसर कौन सा है, बी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज। तो ये पॉलीमर टॉपिक का है, वैसे तो ये डायरेक्ट लर्न करने होते हैं हमें, बट फिर भी इसमें हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर उन पॉलीमर्स को बोलते हैं जिनका डिकम्पोजिशन हो जाता हो, अर्थात वो पॉलीमर जिनका डिकम्पोजिशन पॉसिबल है उनको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। इसके अंदर आपका PHBV सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और उसके बाद में एक और है नायलॉन 2 और नायलॉन 6। तो इसका आंसर कौन सा होगा, क्योंकि नायलॉन 66 तो एक आपका आर्टिफिशियल फाइबर है, और नायलॉन 6 भी फाइबर्स में आता है। ब्यूना S ये भी आपका एक आर्टिफिशियल रबड़ है, इसलिए ये भी नॉन डिग्रेडेबल है, ये भी नॉन डिग्रेडेबल है, और ये भी नॉन डिग्रेडेबल है। ओनली नायलॉन 2 नायलॉन 6 ही आपका डिग्रेडेबल होता है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर तो हम नायलॉन 2 में तो लेते हैं ग्लाइसिन। क्या लेंगे यहाँ तो हम ग्लाइसिन। क्या होता है ग्लाइसिन का फॉर्मूला, यह है ग्लाइसिन का फॉर्मूला जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है। और नायलॉन 6 का मतलब क्या है, नायलॉन 6 का मतलब है अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो यहाँ पर हम अमीनो कैप्रोइक एसिड लेंगे, दोनों ये रिएक्शन करेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा C डबल बॉन्ड O एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बट ये आपका बायोडिग्रेडेबल है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, द नॉन असेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग। वैसे ये भी क्वेश्चन आपका बायोमोलिक्यूल्स का है, ये भी आपको डायरेक्ट लर्न करने वाला क्वेश्चन है। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, तो इसके लिए एक ट्रिक है TV मील पाथ। ये आपके वो अमीनो एसिड है जो असेंशियल होते हैं, और इनके अलावा जो बच के वो सारे क्या होते हैं, नॉन असेंशियल होते हैं। तो वेनिलिन असेंशियल है, ल्यूसीन असेंशियल है, एलाइनिन आपका असेंशियल नहीं है, तो इसका क्वेश्चन एलाइलिन होगा। लाइसिन भी आपका असेंशियल अमीनो एसिड होता है। इसी के साथ आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अर्थात आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन ESR का फॉलो कर रही है।
ध्यान दें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर द मेन कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का मेन कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमेशा sp2 कार्बन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल, आपका बेंजीन डाइएजोनियम पर CuCl2 के साथ कराया है, तो यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम रिप्लेस हुआ है Cl से, तो बेटा ये ESR का पार्ट नहीं है, ये तो NSR का पार्ट है, क्योंकि Cl तो माइनस है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नंबर 2, बेंजीन पर Cl2 AlCl3 एनाइड्रस आपका क्लोरोबेंजीन बना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। बिल्कुल बेटा, इट इज़ द पार्ट ऑफ ESR, और ESR में भी कौन सा रिएक्शन है ये ESR में भी आपका हेलोजिनेशन रिएक्शन है। कैसे होता है रिएक्शन मैं बता दूं। हेलोजिनेशन कि आपका ClCl है, इसका रिएक्शन कराएंगे एनाइडस ACl3। एनाइडस ACl3 लुईस एसिड होता है, तो ये यहाँ से इस क्लोरीन वाले बॉन्ड को हटा देता है, तो Cl प्लस और AlCl4 माइनस हो जाता है। अब यहाँ पर Cl+4 जो प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। स्टेप फर्स्ट। अब आ जाओ वो स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में जब ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा Cl+, तो यहाँ से जैसे पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ अटैक करेगा ये, तो बताओ इससे क्या बन जाएगा। तो आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास ये वाला कार्बन sp3 हो गया, एरिनियम आयन बोलते हैं इसको। और स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा, अब आपका जो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा स्टेप नंबर थर्ड में, जिस चार्ज कार्बन पे पॉजिटिव यहाँ से रिमूव ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, और रिमूव ऑफ प्रोटॉन होने से ये जो बॉन्ड है वो वापस अंदर शिफ्ट हो जाएगा और इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका सेकंड ESR का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। थर्ड में उसने बेंजीन के साथ Cl2 UV लाइट लिया, बॉन्ड हटा दिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, बट ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है, UV लाइट की प्रेजेंस में, तो इसको हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, FRAR। नेक्स्ट में देखो आप OH को हटाकर Cl लगाया है, तो ये तो NSR हो गया, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा होगा बेटा B। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफ़िकल्ट टू प्रोटोनेटेड इट। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोटोनेटेड होगा। प्रोटोनेटेड इसका मतलब बेटा कोई बेस होगा, और बेस को जब हम प्रोटॉन देंगे तो वो ईजिली क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है अगर वो मोर बेसिक होगा तो उसका प्रोटोनेशन भी क्या होगा, ईजी होगा। तो ध्यान रखना, बेस का प्रोटोनेशन ईजी होता है। अब वो कह रहा है कि मोस्ट डिफ़िकल्ट टू प्रोटोनेट। अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एसिड ले रहा हूँ। अब मैं एसिड का प्रोटोनेशन कराना चाहूँ तो आपको पता है एसिड का प्रोटोनेशन नहीं होगा, क्योंकि एसिड तो वो होते हैं जो खुद ही क्या करते हैं, प्रोटोन को डोनेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोर एसिडिक लेस प्रोटोनेट। तो जो मोर एसिडिक होगा उसका प्रोटोनेशन भी क्या होगा बेटा, लेस होगा। तो देखो पहला वाटर है, दूसरा अल्कोहल है, ये ईथर है, और ये आपका फिनोल है। तो ये फिनोल, ये ईथर है, ये आपका अल्कोहल है, और ये आपका क्या है बेटा, वाटर है। तो बताओ इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की मैं बात करूं तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है फिनोल, फिनोल के बाद में होगा वाटर, और वाटर के बाद में होगा आपका अल्कोहल, और अल्कोहल के बाद में होगा आपका ईथर। बट आप ध्यान दें यहाँ पर अल्कोहल मेथेनॉल है, और मेथेनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो वाटर से भी ज़्यादा है। तो फिनोल, फिनोल के बाद में मेथेनॉल, मेथेनॉल के बाद में वाटर, और वाटर के बाद में कौन आएगा, यहाँ पर ईथर आएगा। अर्थात ईथर सबसे लीस्ट बेस है, और अगर ईथर सबसे लीस्ट एसिड है, ये लीस्ट एसिडिक है, अगर लीस्ट एसिडिक है तो इसका मतलब क्या होगा, मोर बेसिक है, और अगर मोर बेसिक है तो इसका प्रोटोनेशन क्या होगा बेटा, ईजिली प्रोटोनेटेड होगा। बट आप देखिएगा फिनोल के लिए, बताओ फिनोल क्या है, फिनोल है मोर एसिडिक। अब बताओ अगर ये मोर एसिड है तो इसका जो प्रोटोनेशन होगा वो क्या होगा बेटा, डिफ़िकल्ट होगा।
तो इसमें कौन सा आंसर राइट है आपका? डी आंसर आपका राइट है कि फिनोल का प्रोटोनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ध्यान रखना बेटा, एंटीबायोटिक जो होता है उनको हम 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक तो आपका नैरो हो गया, एक आपका बोर्ड हो गया और एक आपका लिमिट हो गया। तो आपको बताना है इसमें नैरो का कौन सा एग्जाम्पल है। तो बेटा पेनिसिलियम जी जो होती है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। ये आपके डायरेक्ट इनके एग्जाम्पल्स लर्न करने होते हैं, तो आप इनके डायरेक्ट एग्जाम्पल्स लर्न कर लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एन एल्किन ए, कोई एल्किन है ए, इसका रिएक्शन कराया ओजोनोलाइसिस और वह भी रिड्यूसकेटिव जिंक की प्रेजेंस में। तो यहाँ से ये दे रहा है आपको प्रोपेनोन और इथेनेल। तो प्रोपेनोल और किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा? इथेनेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ए क्या है? बहुत सिंपल है। अगर आपको ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट दे रखा और एल्किन बनाना हो तो बहुत सिंपल होता है, प्रोपेनोन। तो देखो बेटा ये तो हो गया आपका प्रोपेनोन और इथेनेल, और बेटा ये आपका हो गया इथेनेल। ये ओजोनोलाइसिस से बना है, तो यहाँ से आप इस O2 को हटा दो और दोनों को बॉन्ड से जोड़ दो। तो बताओ एल्किन क्या थी? CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, ये था 1 2 3 4 5, अर्थात आइसोपेंटीन का पार्ट है। अब वो कह रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस पर हमें एडिशन करना है हाइड्रोक्लोरिक का, EAR है और यहाँ पर MKW मार्कोनियोव रूल लगेगा। तो बताओ मार्कोनियोव रूल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल मोर क्राउडेड है लेस क्राउडेड? मोर क्राउडेड कार्बन पे लगेगा, तो यहाँ C लगेगा, यहाँ पर H लगेगा। तो CH3 तो यहाँ पर Cl आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया? प्रोडक्ट B बन गया। ये एल्किन आपकी A होगी। तो उसने क्या पूछा है? द स्ट्रक्चर ऑफ B इज, आपको बताना है B का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये B का स्ट्रक्चर है। अब आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। मिथाइल 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 मिथाइल, उसी कार्बन पे क्लोरीन और 2 मिथाइल आपके आ गया। तो इसी का मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? C होगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको ये रिएक्शन दे रखा है, इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो आपको ये गिवन है, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या गिवन है बेटा? थैलिक एसिड, इसका रिएक्शन करना अमोनिया के साथ और स्ट्रांगली हीटिंग करना है। तो क्या होगा रिएक्शन वो देखिएगा। सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे थैलिक एसिड के साथ। आपको पता थैलिक एसिड है ये, तो इसका रिएक्शन होगा 2 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ कौन सा? एसिड बेस रिएक्शन। ये एसिड या बेस है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अमोनियम थैलेट आयन बन गया। क्या बन गया बेटा? अमोनियम थैलेट आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो अमोनियम थैलेट आयन बना है, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के बाहर होने से अमाइड का फॉर्मेशन होगा, CONH2 और CONH2। इसको बोलते हैं थैलिएमाइड। तो ये आपका थैलिएमाइड का फॉर्मेशन हो गया। कैसे होगा? NH2OH है तो इसमें H2 और यहाँ पर भी H2H2, ये H2O बाहर हो जाएगा, ये H2O बाहर हो जाएगा और अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे। अब आपका ये जो थैलिएमाइड बना है, इस थैलिएमाइड को हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। जैसे इसको हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, यहाँ से क्या होगा? अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। तो बेटा यहाँ से अमोनिया रिलीज हो जाएगी और अमोनिया के रिलीज होने से C डबल बॉन्ड O और NH ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं थैलिएमाइड। क्या बोलते हैं इसको? थैलिएमाइड।
तो यहाँ से ये आपके पास थैलेइमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है, थर्ड रॉन्ग है, फोर्थ आपका रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा बी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ध्यान दें, अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें इन गैसेज फेज में, तो आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होगा। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में होगा मिथाइल अमाइन। बट आपको पता है ये एक्वस फेज में हो रहा है सारा काम, और अगर ये एक्वस फेज या एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है तो अब की बार जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी किस किस पर? इंडक्टिव इफेक्ट पे तो डिपेंड करेगी, बट इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ हाइड्रेशन एनर्जी अर्थात सोल्वेशन एनर्जी। हाइड्रेशन से मतलब यहाँ पर क्या है? सोल्वेशन एनर्जी, और सॉल्वेशन एनर्जी के साथ साथ स्टीरिक हिंडरेंस, इन तीनों चीज़ पे डिपेंड करेगी। अब आप देखो, इंडक्टिव इफेक्ट में तो हमें पता है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट है। जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा। सॉल्वेशन एनर्जी में भी यही होगा कि मोर सॉल्वेशन एनर्जी मोर बेसिक होगा, बट स्टीरिक हिंड्रेंस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बेसिक स्ट्रेंथ 1/* स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो अगर मैं फर्स्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर की बात करूं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होगा। नंबर 2 सॉल्वेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का होगा, क्योंकि मोर हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अगर मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मोर सॉल्वेशन एनर्जी होगी। और अगर नंबर 3 में स्ट्रिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो स्ट्रिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग भी आपका 1 डिग्री वाले में ये ऑर्डर होगा। अब आप देखो, एक के अंदर 3 डिग्री आ रहा है और 2 में 1 डिग्री आ रहा है। तो अगर इसके अंदर अगर कंबाइन इफेक्ट की बात करें तो कंबाइन इफेक्ट में सबसे पहले कौन सा आएगा? 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री के बाद में कौन सा आएगा? 1 डिग्री अमाइन। और 1 डिग्री अमाइन के बाद में कौन सा आएगा आपका? 3 डिग्री अमाइन। तो ध्यान रखना, 3 डिग्री अमाइन। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में अगर कंपैरिजन करना हो तो किसको चेक करेंगे? स्टीरिक हिंड्रेंस को। और अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री में कंपैरिजन करना हो तो किसको चेक करेंगे बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट को। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में कंपैरिजन इंडक्टिव इफेक्ट से होगा, जबकि 2 डिग्री और 3 डिग्री में जो कंपैरिजन होगा वो स्टीरिक हिंड्रेंस से होगा। तो बताओ अमाइन में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? 2, 1, 3। तो बताओ इसका कौन सा आंसर सही है? बेटा इसका फर्स्ट आंसर आपका राइट है। तो ध्यान रखना, मिथाइल के केस में ये होगा। बट अगर यहाँ पर आर मिथाइल नहीं इथाइल हो जाए तो फिर ये केस चेंज हो जाएगा। फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और सबके लास्ट में कौन होगा? इथाइल अमाइन होगा। ये एक एक्सेप्शनल केस भी है। इसी के साथ आपका बेटा ये नीट पेपर 2018-19 का मेन पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझाया वो आपको समझ में आए होंगे। अगर बेटा आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपके पास जो भी नया वीडियो अपलोड हो या नया कोई पेपर का सॉल्यूशन अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।